चलिए चाय पर चर्चा में इस वक्त की सबसे अच्छी और बड़ी खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी उत्सव की तैयारियां हो रही है और इस उत्सव में हर किसी को भाग लेना है, ये आपको याद रखना है। देखिए, चुनाव आयोग के मुताबिक 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी, नतीजे सामने उसके बाद आएंगे। हिमाचल प्रदेश में यानी कि एक ही चरण में चुनाव होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव आयोग ने सभी वर्गों की सहूलियत का ख्याल रखा है। इस बार 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स घर बैठे बैलेट पेपर से वोट डाल सकेंगे। साथ ही पोलिंग बूथ पर दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बार चुनाव आयोग ने युवा वोटर्स को भी खास तवज्जो दी है। अब युवाओं को मतदाता के रूप में नामांकन के लिए साल में 4 मौके मिलेंगे। मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए 4 बार अप्लाई कर सकेंगे। 17 साल से अधिक उम्र के युवाओं के लिए भी अग्रिम आवेदन सुविधा उपलब्ध होगी। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भी चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम किए हैं। शाम 5 बजे के बाद चुनावी राज्य में किसी भी प्रकार के कैश की आवाजाही नहीं होगी। साथ ही फेक न्यूज पर भी अंकुश लगाया जाएगा। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है। एक ही चरण में चुनाव होंगे, यह भी साफ हो गया है और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th, and date of poll 12th November, and date of counting 8th December, and the entire process is completed by 10th of December. तो चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को मौका देता है कि वो खुद तय करें उनकी सरकार कैसी हो। मुद्दों को परखकर लोग अपने नेता और पार्टी का चयन करें। जी हां, देखिए, लोकतंत्र तभी जीत सकता है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा वोटर्स की भागीदारी हो और वोटिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग चुनाव दर चुनाव अभियान चला रहा है और इन्हीं अभियानों के सकारात्मक नतीजे भी अब देखने को मिल रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान उत्सवों का देश है, लेकिन ये उत्सव जरा हटकर है। ये लोकतंत्र का उत्सव है जो चुनाव की शक्ल में मनाया जाता है और कोशिशें ये होती हैं कि हर मतदाता इस उत्सव में शिरकत करे। करोड़ों ऐसे मतदाता हैं जो पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र को मानते हैं, लेकिन ऐसे मतदाताओं की भी कमी नहीं जो मतदान के दिन आलस करते हैं और मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। इस चुनावी उत्सव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की शिरकत हो, इसके लिए चुनाव आयोग निरंतर प्रयास करता है। धीरे धीरे ही सही चुनाव आयोग के इन प्रयासों का असर हो रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। तो इसकी वजह चुनाव आयोग की वो कोशिशें भी हैं जिन्होंने उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी साख को कायम रखा है। चुनाव आयोग की कोशिशों ने आज इलेक्शन को न केवल रंग बिरंगा बनाया है, बल्कि इलेक्शन के न जाने कितने अतरंगी रंग आज चुनाव में नजर आते हैं। पोलिंग बूथ तक लोग आए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पिछले कुछ सालों में तमाम नए प्रयास किए हैं। आज पोलिंग बूथ पर सेल्फी लेने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। लोकतंत्र के इन तीर्थों को वोटर्स के लिए सजाया संवारा जाता है। दिव्यांग भी आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये वो कोशिशें हैं जिन्होंने भारत के सबसे बड़े उत्सव में उल्लास के रंगों को भरा है। Experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. दुनिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर यूं ही फिदा नहीं है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने इलेक्शन को लोकतंत्र के उत्सव में बदला है, उसका असर भी दिखा है। केवल हिमाचल और गुजरात की बात करें, भारतीय लोकतंत्र में जन भागीदारी का ग्राफ अब तक शानदार रहा है, लेकिन अभी सफर लंबा है और 100% मतदान का सपना पूरा होना बाकी है। जाहिर है, जिस तरह से चुनाव आयोग मतदान बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है, वो दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र का उत्सव अपने पूरे रंग में होगा।
और 100% वोटर मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोकतंत्र के उत्सव को सही मायनों में सफल बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव को सफल बनाने के लिए हजारों मतदान कर्मी दिन रात काम करते हैं। शहर शहर, गांव गांव मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। देश के दुर्गम और दूर दराज इलाके में भी वोटिंग को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की टीमें तमाम दुश्वारियों को पार कर वहां पहुंचती हैं। तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। दोनों ही राज्यों में ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंचना आसान काम नहीं है। हर चुनाव में मतदान कर्मियों ने मुश्किलों को पार किया है। वो वोटिंग मशीनों को मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है। हमारे देश में इलेक्शन को किसी पर्व, त्योहार की तरह ही लिया जाता है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव। चुनावी उत्सव में बड़े ही उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ जनता हिस्सा लेती है। लोकतंत्र के महापर्व में किसी तरह का विघ्न ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में हर किसी की भागीदारी हो, चाहे जितने मुश्किल हालात हों। लेकिन वोटिंग कराने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित करने तक का मुश्किल काम चुनाव आयोग संपन्न करवाता है। अगले कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों ही राज्यों में कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पहुंचना ही किसी जंग में फतेह पा लेने के बराबर होता है। लेकिन मुश्किलों का सामना करते हुए, हालात से लड़ते हुए, परेशानियों को दूर करते हुए चुनाव आयोग इन दुर्गम इलाकों में लोकतंत्र का उत्सव मनाता है, वोटिंग कराता है और परिणाम घोषित करता है। दुर्गम क्षेत्रों में मतदान कराना किसी पहाड़ पर पैदल चलने से कम नहीं है। बिना साधन, बिना सड़क के चुनाव आयोग की टीम वीवीपैट के साथ ईवीएम को कंधे पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच पाती है। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग की हैं। इस मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांव टशीगंग और गेले साल के ज्यादातर दिनों में चारों ओर से बर्फ से घिरे रहते हैं। चीन सीमा से 10 किलोमीटर और स्पीति के मुख्यालय काजा से करीब 35 किलोमीटर दूर ये मतदान केंद्र 15,255 फीट की ऊंचाई पर है। इससे पहले स्पीति के ही हिक्किम को दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ माना जाता था, जो 14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 2019 के बाद अब ये दर्जा टशीगंग को मिला है। इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। कोरोना काल की मुश्किलों के बीच जब चुनाव की चुनौती आई, तो चुनाव आयोग ने इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और पूरे इंतजाम और एहतियात को बरतते हुए कई राज्यों में चुनाव संपन्न कराया। अब एक बार फिर से चुनावी उत्सव की तैयारी चल रही है। फिर से लोकतंत्र के महापर्व को पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीमावर्ती राज्य सिक्किम के गांव की सैर पर। चलेंगे। दरअसल गांव ऐसा है जो पहले साधनों के अभाव में जी रहा था। पर्यटकों को तो छोड़ ही दीजिए, खुद गांव वाले यहां पलायन कर जाते थे। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी सी बदली सी है। क्या बदला है नवजोत? अब आप कह रही हैं बार बार, तो फाइनली ले ही चलते आपको सिक्किम। दरअसल गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकालकर वाइब्रेंट बनाने की मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत इन गांवों में जरूरी मूलभूत सुविधाएं और संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, जिनका असर अब नजर आ रहा है। सुदूर पहाड़ी पर बसा सिक्किम के नाथुला का छांगू गांव। कहते हैं एलएसी पर बसे इस गांव में भूतों का बसेरा था।
भूतों का बसेरा इसलिए क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं था, ना ही रहना चाहता था। सरकारी कागजों पर ये गांव घोस्ट विलेज कहलाता था, मगर अब ये गांव निर्जीव से सजीव होने की यात्रा तय कर रहा है, वाइब्रेंट विलेज बन रहा है। एलएसी के गांव को जीवंत बनाने के लिए भारत सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। ये मेगा प्लान है घोस्ट विलेज को वाइब्रेंट विलेज में बदलना। जी हां, अलग अलग जगहों पर एलएसी में करीब 500 से 600 ऐसे गांव हैं जहां पर कोई नहीं रहता है, लेकिन अब इन गांवों को बेहतर तरीके से विकसित करने का प्लान मोदी सरकार ने तैयार किया है। इन गांवों को वाइब्रेंट बनाने के लिए यहाँ लोगों को स्थायी रूप से बनाए रखना जरूरी है। व्यवस्थाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, इसलिए लोग यहाँ से पलायन करते रहे। लेकिन सरकार के वाइब्रेंट विलेज मेगा प्लान का एक बड़ा हिस्सा लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे रहा है ताकि लोग यहाँ टिके रहें। हाईवे है, यहाँ पे हाईवे पड़ता है ये रूट हमको। अभी हमारे लिए यहाँ पे जैसे टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा बहुत है, अभी याक राइडिंग हो जाता है यहाँ पे, और दुकान है, गाड़ियाँ थोड़ी बहुत यहाँ पे, इसी से हो जाता है गुजारा यहाँ पे। गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। शहरों से जोड़ने के लिए बीआरओ यहाँ अच्छी और पक्की सड़कें बना रहा है ताकि नाथुला के लोग सीधे गंगटोक आसानी से पहुंच सकें। ये घोस्ट विलेज जो तब्दील हो चुके थे उनको वाइब्रेंट विलेज बनाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर लोग रुके, पलायन इनका न हो, और इनके लिए बाकायदे सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार कोशिश ये कर रही है कि यहाँ पर इनको रोजगार मिले और यहाँ से ये लोग शहरों की तरफ न जाएं। कोशिश ये भी है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से सुविधाएं मिले और उन सुविधाओं के आधार पर गांव के जो लोग हैं वो इसी गांव में ही रुके रहें। सरकार लोगों को गांव में रोजगार देने के लिए भी प्रयासरत है। लोगों को गांव के आसपास नौकरियां दिए जाने का प्लान है ताकि लोग यहां से जाए नहीं। यही नहीं, गांव के अंदर ही रोजगार लोगों को मिल जाए, इसके लिए लोकल फॉर वोकल जैसे कामों को वाइब्रेंट विलेज में बढ़ावा दिया जा रहा है। मसलन इस छांगू गांव में लोगों के लिए याक कल्चर को विकसित किया जा रहा है। परंपरागत रूप से यहाँ जो सैलानी आते हैं उन्हें गांव के लोग याक पर घुमाते हैं और पैसा कमाते हैं, इसलिए यहाँ याक पालन बढ़ाया जा रहा है। घोस्ट से वाइब्रेंट बनने के सफर में सिक्किम का ये छांगू गांव अकेला नहीं, इंडो चाइना बॉर्डर पर करीब 500 से 600 घोस्ट गांव हैं, जो अब सरकार के एक बड़े सपने में शामिल हैं और वाइब्रेंट बनने जा रहे हैं। जाहिर है, एलएसी पर बसे होने की वजह से इन गांव के लोग एक तरह की स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी होते हैं और उनका सामरिक महत्व भी होता है। इसलिए सरकार चाहती है कि यहाँ बसावट रहे, विकास हो और गांव चमचमाए। जितेंद्र बहादुर सिंह, छांगू गांव, सिक्किम, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक कर लेते हैं कश्मीर का, जो सैलानियों से गुलजार है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक करीब 1.25 करोड़ टूरिस्ट घाटी की सुंदर वादियों का दीदार करने पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला शगुफ्ता अभी भी जारी है। देखिए, मैं भी जाना चाहती हूँ वैसे कश्मीर, लेकिन पर्यटन वैसे भी कश्मीर की देखिए इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी रहा है। कश्मीर देसी और विदेशी सैलानियों को हमेशा से अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। ये आकर्षण और भी बढ़े तो इसीलिए राज्य में पर्यटन का और विस्तार हो, इसके लिए कई सारी तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से बाकायदा यहाँ पर चलाई जा रही हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर को धरती की जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता। घाटी का जर्रा जर्रा खूबसूरती की गवाही दे रहा है। कौन होगा जो डल झील में तैरते शिकारे का लुत्फ नहीं लेना चाहेगा? ऐसा कौन होगा जो मुगल गार्डन में खिले रंग बिरंगे फूलों को करीब से देखना नहीं चाहेगा? शायद कोई नहीं, और शायद इसलिए इन खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों में कैद करने सैलानी उमड़ पड़े हैं। खूब सुंदर जगह, एक्सीलेंट जन्नत है, भूस्वर्ग बांगाली में बोलता है भूस्वर्ग। और की word is not enough to describe the beauty of Kashmir. The nature is just spellbound, the beauty is spellbound, and we are just magnificent beauty we are enjoying. सैलानियों की संख्या इतनी है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। राज्य में इस साल अब तक रिकॉर्ड 1,62,00,000 पर्यटक आ चुके हैं और आने वाले सर्दी के दिनों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए
बड़ी संख्या में लोग घाटी में आने वाले हैं। उम्मीद है कि सैलानियों का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर जाएगा। इस बार तो तकरीबन 30% जो टूरिस्ट है वो ज्यादा आए। 30% जो आते थे टूरिस्ट उससे यहाँ ज्यादा आए। और जैसे आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि इस साल जो टूरिस्ट फ्लो है वो मार्च से जून एंडिंग जुलाई तक बहुत अच्छा रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत कम हुआ और माशाअल्लाह पिछले महीने से और भी ठीक हो रहा है। टूरिस्ट को लुभाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी जी जान से जुटा है। पर्यटकों के लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील में लंदन आई की तर्ज पर श्रीनगर आई बनाने के लिए विचार विमर्श कर रही है, जिससे डल झील में शिकारों पर मस्ती के साथ साथ लोगों को यहाँ झूले से और भी शानदार नजारे देखने को मिल सकेंगे। मुझे कश्मीर बहुत पसंद है, स्पेशली ये श्रीनगर। और मतलब ये फैमिली का फर्स्ट टाइम था तो बहुत अच्छा लगा हमें आके। बहुत सेफ, सारा कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। कोई एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट के लिए सच में हेवन है ये। हर किसी को एक बार जरूर आके ट्राई करना चाहिए। सबको आना चाहिए घूमने यहाँ पे। कश्मीर में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे हम फॉरेन में जाते हैं, मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और जैसे लोग बोलते हैं सेफ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे तो बिल्कुल सेफ लगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी का माहौल बदला है, कश्मीर की फिजा बदली है। कोरोना की वजह से यात्रा पर ब्रेक लगा, लेकिन ब्रेक हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन खिल उठा है। अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां से बेहद खूबसूरत तस्वीर आई है, जिसमें आप बर्फबारी से पटे पूरे गांव और पूरे इलाके को देख सकते हैं। दरअसल चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ की दारमा और ब्यास वैली में 3 से 5 फीट तक बर्फ गिरी, जिसके बाद इन इलाकों की खूबसूरती ऐसी निखर कर आई कि बस देखने वाले देखते ही रह जाएं। चाय पर चर्चा में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हौसले वाली खबरें भी आपको दिखाएं। तो कामयाबी की अनोखी दास्तां अब आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि इंसान की अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, कुछ पाने की चाहत हो और उस चाहत को पूरी करने के लिए वो तन मन और धन से खुद को समर्पित करते, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इनफैक्ट मुझे लगता है पूरी कायनात लग जाती है मिलाने के। ये तो डायलॉग है शाहरुख खान का। तो चलिए आपको खबर बता दें। देखिए, भागलपुर के कमल किशोर मंडल ने इसे साबित कर दिखाया है। किशोर ने कामयाबी की वो कहानी लिखी है कि हर कोई उनका लोहा मान रहा है। ये कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि जिस कॉलेज में कमल किशोर 4th श्रेणी के कर्मचारी थे, उसी कॉलेज में अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। ये हैं 42 साल के कमल किशोर मंडल, जिन्होंने अपनी कर्म शक्ति से आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो भी उस कॉलेज में जहां 17 सालों तक वो रात के पहरेदार रहे। कमल किशोर ने 17 साल तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इसी पीजी अम्बेडकर विचार विभाग में नाइट ड्यूटी की और अब इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। अनुभूति तो ऐसा हो रहा है सर कि हम इसको बयान नहीं कर सकते, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि समझ सकते हैं जहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है सर। नॉन टीचिंग से टीचिंग जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आप नॉन टीचिंग में ही रह जाएंगे, एक बार चले गए तो चले जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को वहां तक ले गए, ये तो बहुत हार्दिक खुशी हो रही है और बयां करने का शब्द ही नहीं मिल रहा मेरे पास। कमल का पैतृक घर भागलपुर में है, वहाँ उनके पिता की चाय की दुकान है। पिता भी खुश हैं कि बेटा कॉलेज में शिक्षक बन गया है। बहुत खुशी की बात है
ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले तो उनको यही मनाते हैं कि मेरे बाल बच्चा पूछेगा। जाहिर है सिक्योरिटी गार्ड से असिस्टेंट प्रोफेसर की यात्रा आसान नहीं रही होगी। कमल की ये यात्रा दिलचस्प है, प्रेरणा और संघर्ष से भरी है। घर की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से 2003 में कमल ने मुंगेर के कॉलेज में चपरासी की नौकरी शुरू की। इसी साल उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरी की। फिर क्या था, नौकरी के साथ किताबों का साथ निभाते चले गए। इसके बाद उनका ट्रांसफर भागलपुर के पीजी अम्बेडकर विचार विभाग में हो गया, जहां उन्हें नाइट गार्ड का काम करना था। कॉलेज में बच्चों को पढ़ता देख उनके मन में आगे पढ़ने की इच्छा हुई। 2007 में उन्होंने विभाग से इजाजत लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर रात में काम करते हुए ही 2017 में यहां से पीएचडी भी कर ली। अब कमल किशोर इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो पुराने साथियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं। बहुत खुशी की बात है जो मेरे विभाग में एक मेरा साथ में काम करने वाले जो प्रोफेसर बने, अच्छी बात है, खुशी की बात है। डॉक्टर कमल किशोर मंडल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। कमल किशोर आज उन तमाम लोगों के लिए मिसाल हैं जो बताती है कि सपना पूरा करने के लिए पैसा या सुविधाएं नहीं बल्कि सिर्फ जुनून चाहिए। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गाना सुना आपने, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। अब ये गाना मैंने क्यों गाया, मध्य प्रदेश लेके चलूंगी इसके लिए, क्योंकि जहां दो लोगों की किस्मत हीरे के जैसे चमक गई। कहानी पन्ना की है, वो ही पन्ना जहां लोग हीरा तलाशने के लिए जाते हैं और कई लोगों की ना लॉटरी लग जाती है। नवजोत, छतरपुर के हैं ये दोनों, जहां यहां पर हीरे की तलाश में आए थे और उनकी किस्मत खुल गई। दोनों को यहां बेशकीमती हीरा मिला है। लाखों की कीमत वाले इन हीरो को फिलहाल हीरा कार्यालय में जमा करवाया गया है, जहां पर इनकी नीलामी होगी। किसी की किस्मत कभी भी चमक सकती है और जब चमक हीरे की हो तो फिर कहना ही क्या, किस्मत तो बदलेगी ही। हीरो की नगरी पन्ना एक बार फिर दो लोगों पर मेहरबान हो गई। एक को घूमने के दौरान 4.86 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का चमकता बेशकीमती हीरा मिला तो दूसरे को खदान में 3.40 कैरेट का मटमैले रंग का हीरा मिला। जेम्स क्वालिटी का हीरा छतरपुर के वृंदावन रैकवार को बाईपास रोड में कमलाबाई तालाब के किनारे मिला। मटमैले रंग का जो हीरा दिख रहा है ये भी छतरपुर के ही एक व्यक्ति को मिला। दस्सू कोंदर नाम के ये शख्स पिछले काफी समय से हीरापुर टपरियन में खदान में लगे हुए थे और अब जाकर उन्हें वहां 3.40 कैरेट का ये हीरा मिला। इस हीरे की कीमत भी 8 से 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। दस्सू कोंदर ने भी हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया। हीरा कार्यालय में तो हीरे प्राप्त हुए हैं, जो कि एक हीरापुर टपरियन से प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 3 कैरेट 40 सेंट है। ये मैला किस्म का हीरा है और दूसरा हीरा 4 कैरेट 86 सेंट है। तो जमा कर लिया गया है कार्यालय में और नीलामी में इसको रखा जाएगा, विक्रय किया जाएगा। नीलामी से मिली रकम में शासन की रॉयल्टी के बाद बाकी रकम हीरा पाने वाले को मिलेगी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि हीरा पाने वाले दोनों लोग झटके में मालामाल हो गए। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीते कुछ दिनों से बेमौसम बरसात ने देश के कई हिस्सों में परेशानियों को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश की मार पड़ी है, जिसने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन यूपी की बाढ़ के बीच राहत के लिए एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पानी में डूबे हर गांव तक पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। गोंडा में कैसे चल रहा है राहत का मिशन, आपको दिखाते हैं। अयोध्या हो या गोंडा, बाढ़ का कहर प्रचंड है और हम इस वक्त जल पुलिस के साथ हैं और जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कोई नदी या तालाब है। बिल्कुल भी नहीं, ये खेत हैं। आपको सामने दिखेंगे कि किस तरह के खेत इस बाढ़ में सरयू के उफान के बाद बह गए हैं। तो जल पुलिस के अधिकारी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुरारी सिंह चौहान। अब मुरारी जी, मैं लगातार देख रहा हूँ कि सुबह से आपकी कल से बोट चल रही है। कितने लोगों को बचाया आपने? कल बचाए सर 80 लोगों को बचा लिया था कल, और करीब आज बचा लिए हैं 30 लोगों को अभी तक, और शाम तक बोट चलती रहेगी। आप लोग जब जाते हैं, ये बोट खुद खतरा है क्योंकि नीचे पानी है और गहराई और ऊपर फ्लो देख रहे हैं। आप लोगों को कभी डर नहीं लगता है? डर तो नहीं लगता सर, हमारा डेली का यही काम है, बचाना ही काम है, इन लोगों को बचाना। कि देख के इन लोगों को हमारा भी दिल बैठ जाता है। ये 4-5 दिन से भूखे बैठे सब लोग। ये तस्वीरें ऐसी दिखती हैं जब छत पे लोग बैठे मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। आपसे बेहतर कौन समझेगा? छत पे भी बैठे हैं सर और पेड़ों पे भी लटके बैठे हैं, पेड़ों पे बैठे हैं और छप्पर पे बैठे हैं।
जो हमारे पास पीडीओ बनाए हैं, ये ऐसे बैठे सब लोग भूखे प्यासे। कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों की वजह से आते नहीं आ रहे हैं, वो पड़े हुए हैं कि हम जानवर को छोड़ के नहीं जाएंगे भैया, अभी भी पड़े हैं। इस इलाके में बाढ़ आती थी पहले या इस बार ही आई? नहीं, सड़क पर देखा मैंने कट गई। अभी आई सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं, कभी नहीं हुआ है। कब से आप लोग कर रहे हैं लगातार? कल से कर रहे हैं सर, लगातार कर रहे। तो देख सकते हैं आप जल पुलिस की टीम्स जो है लगातार मदद कर रही हैं, पर जो दर्द है वो बयां करना मुश्किल है। और खेत आप देखेंगे कि खेतों के खेत डूब गए हैं। पानी यहाँ इतना आ चला है कि अगर कोई उतरेगा तो शायद गले के भी ऊपर पानी होगा। और ये खेती नहीं डूबे, बल्कि कहीं ना कहीं किसानों की जो एक तरह से पैसे का आगमन था, कहीं ना कहीं वो सब भी खत्म हो गया है। और ये बाढ़ का जो प्रलय है, जो जल प्रलय है, उससे अब रामनगरी अयोध्या भी अछूती नहीं है। और चाहे जिले तमाम, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर सभी बाढ़ग्रस्त हैं। सीएम के दौरे हालांकि हो रहे हैं, मदद भी पहुंच रही है, पर शायद हर किसी तक मदद पहुंचाना ऐसे समय में बहुत मुश्किल नजर आता है। सहयोगी बनवीर, कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समाज श्रीवास्तव, गोंडा।